स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से पेट एग्जाम को टारगेट करके चल रहे थे। यानी पेट एग्जाम जैसे जितने भी एक दिवसीय एग्जाम आप अगर देते होंगे तो सारे एग्जाम के लिए ये क्लास आपको काफी लाभदायक साबित होगा। हम लोग अपने क्लास के माध्यम से जिस विषय पे संचालन कर रहे थे वो पॉलिटी था। मैंने सिलेबस आपको बताया ही था और इसके पहले मैंने आपको क्लास जो दिया था वो संसद से रिलेटेड क्लास को दिया था और सारी बातें बता दिया था आपको। संसद जिसका उल्लेख 79 अनुच्छेद 79 में किया गया है, तो मैंने आपको बता दिया था इसमें इसके 3 अभिन्न अंग के बारे में बता दिया था। राष्ट्रपति के बताया था कि कार्यपालिका का प्रमुख होता है, जिसको हम लोग कार्यपालिका में पढ़ेंगे, जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 52 में किया गया है। दूसरा मैंने बताया था राज्यसभा जिस राज्यसभा को उच्च सदन के नाम से जाना जाता है, उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। और अनुच्छेदों में अगर देखा जाए तो इसका उल्लेख 80 में किया गया है। और तीसरा जो इसका अभिन्न अंग है वो है लोकसभा, जिस लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है। और निम्न सदन कहा जाता है और इसका उल्लेख अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 81 में किया गया है। तो मैं जो अब इसके पहले की क्लास लेके आया था उसमें आपको राज्यसभा से रिलेटेड मुद्दों पे बातचीत किया था। आज हम जो लेके चल रहे हैं आपको एक दिवसीय एग्जाम, चाहे जो भी आप देते हो, चाहे जो भी एक दिवसीय एग्जाम देते हो, आप एसएससी देते हो, बैंक, रेलवे या यूपी, यूपीएसआई, जीडी, जो भी एग्जाम देते हो, हमने पेट के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग लेकर के सारे एग्जाम के सवालों को मेंशन करते हुए आगे बढ़ते हुए चल रहा हूँ। तो आज मैं जो अपनी क्लास को लेकर चलूंगा वो मेरी सारी बातचीत आप लोगों से लोकसभा से संबंधित होगा। तो हमने इसके पहले की क्लास में आपको राज्यसभा से रिलेटेड बातों को दे दिया और ये तो कार्यपालिका जब पढ़ेंगे हम लोग तो वहाँ बताएंगे। और मैं अपनी क्लास में मैं बता रहा हूँ इन सारी जितनी सारी हम एक दिवसीय एग्जाम से रिलेटेड मुद्दों को आपको बताते चल रहा हूँ। इन सारी बातों को जब मैं अपनी डिटेल की क्लास लेके आऊंगा, जैसा कि हमारे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे सारी वीडियो बनी है। प्लेलिस्ट में सारी वीडियो हिस्ट्री का है, अलग से ज्योग्राफी, अलग से इन्वायरमेंट है, ऐसा करके मैं सारा इकोनॉमी है, पॉलिटी भी डाला हूँ उसमें। तो 10-11 करके वीडियो में सारा डाला हूँ जो एकदम पूरी विस्तृत क्लास है, जो आप यूपीएससी प्रीलिम्स तक के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। पीसीएस आसानी से उससे क्रैक कर सकते हैं आप प्रीलिम्स को, जीएस संबंधित मुद्दे को लेकर के। तो हम जो है इसको एक दिवसीय जो एग्जाम को लेकर चल, इसमें टारगेट आपको करते हुए सारी बातें एक दिवसीय एग्जाम से संबंधित जुड़ी हुई लोकसभा से संबंधित मैं आपको बातें बताने के लिए चल रहा हूँ। और अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े होंगे तो आपसे मेरा गुजारिश होगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा साथ साथ, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ और सहयोग की इंतजार है मुझे और जरूरत भी है। तो बिना देर किए मैं चलता हूँ अपनी क्लास को कंटिन्यू करते, और मेरी बातचीत आपसे होती है टोटल लोकसभा से संबंधित मुद्दों पे। इन बातों का आप चाहें तो ले सकते स्क्रीनशॉट, वैसे पहले की क्लास में मैं सारा मेंशन किया ही था। हम लोग लोकसभा से संबंधित पहले देखते हैं जिसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 81 में किया गया। अनुच्छेद 81 में ये कहा गया है कि लोकसभा का गठन की बात की गई है। लोकसभा का अगर पूछता है लोकसभा का गठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया था, निसंदेह अनुच्छेद 81 मानिए आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। इसका गठन जो हो रहा है वो 6 मई 1952 को हो रहा है। इस डेट को एकदम आप बेसब्री से याद रखिएगा। 6 मई 1952 को लोकसभा को गठित किया गया। जब लोकसभा बन रहा है तो लोकसभा में ये कहा गया कि अधिक से अधिक लोकसभा में 552 सदस्य होंगे। ये सदस्य कहाँ से आएंगे अभी मैं इधर बता रहा हूँ, यहाँ जब पहुंच रहा हूँ आपको यहाँ निर्वाचन के दौरान बता रहा हूँ। लोकसभा में ये कहा गया कि अधिक से अधिक सदस्य जो होंगे वो 552 होंगे। वो 552 कहाँ से आएंगे, कौन होंगे, यहाँ बताएंगे कहाँ से आएंगे। तो ये जानिएगा कहाँ से आएंगे 552। तो ये कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 81 का एक क के तहत 530 सदस्य राज्य से जाएंगे। फिर कहा गया अनुच्छेद 81 एक ख के तहत 20 सदस्य कहां से जाएंगे, केंद्र शासित प्रदेश से जाएंगे। और अनुच्छेद 331 के तहत कहा गया है राष्ट्रपति मनोनीत करेगा 2 सदस्यों को। इतनी बात आपको याद रखना। ये तो कहा गया था कि अधिकतम इतने सदस्य होंगे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश के, हमारे संसद के लोकसभा सदन में कितने सदस्य हैं?
552 नहीं है, 545 है। इस 545 में से अनुच्छेद 81 क के तहत 530 सदस्य कहाँ से जाते हैं? राज्य से जाते हैं, भारत के राज्यों से चुन चुन के जाते हैं। और 13 सदस्य अनुच्छेद 81 ख के तहत 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं। और अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति 2 लोगों को मनोनीत करता है। तो 530 13 और 2 जोड़ेंगे 545, यानी कि वर्तमान में देखा जाए तो हमारे लोकसभा में 545 सदस्य हैं। लेकिन एक बात हम लोगों को ये भी याद रखना पड़ेगा, संविधान निर्माण के समय ये प्रावधान तो किया गया था कि अधिक से अधिक 552 होंगे। लेकिन जिस समय देश हमारा आजाद हुआ, मूल संविधान जो हमारा बना था, उस मूल संविधान में कहा गया था कि 552 सदस्य अधिक से अधिक होंगे। लेकिन तत्काल में, मतलब मूल संविधान के समय, उस समय तत्काल में 500 सदस्य का उल्लेख किया गया था। कहा गया 500 सदस्य भी चुनाव से आएंगे और जैसे जैसे देश को जरूरत पड़ेगा ऐसे ऐसे संविधान संशोधन होते जाएंगे और 500 से बढ़ा करके धीरे धीरे 552 तक पहुंचाया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया। तो मूल संविधान में अगर आपसे कोई पूछेगा कितने लोकसभा के सदस्य थे, तो 500 थे। आगे चल करके क्या हो रहा, 1956 में देश को जरूरत पड़ गया तो 7वां संविधान संशोधन किया गया। और 7वां संविधान संशोधन 1956 में 25 सदस्य और लोकसभा में जोड़ दिए गए। तो 500 + 25 करेंगे तो 525 सदस्य हो गए। फिर आगे चल करके 1973 में देश को फिर जरूरत पड़ गई, तो इसके लिए 31वां संविधान संशोधन करना पड़ा 1973 में। और 20 सदस्यों को और जोड़ दिया गया, तो 525 तो यहाँ थे ही, 20 और जोड़ेंगे तो 545 हो जाएंगे। यही 545 हमारे वर्तमान अभी सदस्य हैं। यही 545 अभी वर्तमान हमारे देश में सदस्य हैं। ये सारी बातें मैं आपको सवाल के नजरिए से बता रहा हूँ, टोटल एक लाइन वाली बातें बता रहा हूँ। कॉन्सेप्चुअल क्लास में लेकर के आऊंगा तो वहां और गहनता के साथ आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। फिर अगर हम लोग देखते हैं संविधान के अनुच्छेद 330 में कहा गया है कि लोकसभा में एससी और एसटी के जो लोग होंगे उनके लिए कुछ आरक्षित सीटें होंगी। और संविधान के अनुच्छेद 331 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेंगे। तो ये भी आरक्षित ही सीट कहला रहा है, यानी कि 330 भी आरक्षण दे रहा है। और 330 किसको आरक्षित किया है, तो याद रखिएगा एससी एसटी को, ये अनुच्छेद पूछता रहता है। और 331 किसको कर रहा है, तो याद रखिएगा आंग्ल भारतीय सदस्यों को कर रहा है। जो लोकसभा है, इस लोकसभा का निर्वाचन कैसे होता है जरा इसको देख लीजिए। और इसको देखने से पहले हम इतनी बातों को सवाल कैसे बनाएगा पहले वो बता देता हूँ। तो गठन कब हुआ था भैया, तो कहिएगा 6 मई 1952 को। फिर कहेगा लोकसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद में, तो कहिएगा 81 में। कहेगा कि वह लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं, कहिएगा 552। कहेगा मूल संविधान में लोकसभा में कितने सदस्य निर्धारित थे या तय किए गए थे, कहिएगा 500। कहेगा किस संविधान संशोधन के दौरान लोकसभा के सदस्यों को बढ़ा करके 500 से 525 कर दिया गया, 7वां। कहेगा 7वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आप फटाफट उसको बता दीजिएगा, 1956 में हुआ। फिर कहेगा किस संविधान संशोधन के दौरान के तहत लोकसभा के सीटों को 545 किया गया, तो कहिएगा 31वां। कहेगा 31वां संविधान संशोधन कब हुआ था, कहिएगा 1973 में। फिर उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है कि लोकसभा में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन देने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद रखता है, या किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में एससी एसटी को आरक्षित सीट रखा गया, 330 बोलिएगा। कहेगा किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति 2 आंग्ल भारतीयों को राज्य लोकसभा में मनोनीत करता है, कहिएगा 331। या कहेगा अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में 2 व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। ऐसा कुछ करके वो आपसे पूछता रहेगा। इन सारे सवालों को, एक लाइन के सारे सवालों का जवाब आप धड़ल्ले से उसको देते चलिएगा। अब मैं आपको चलता हूँ बताने निर्वाचन के बारे में। तो निर्वाचन से संबंधित आपको ये जानना है कि लोकसभा का जो निर्वाचन होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। वयस्क व्यक्ति कौन होंगे, पहले ये नियम था कि जो 21 वर्ष की उम्र पूरा कर लिए होंगे उनको भारत सरकार के द्वारा क्या किया जाएगा,
वही निर्वाचन कार्ड दिया जाता है, जैसे वोटर आईडी दिया जाता है, आईडी दिया जाता है, तो 21 वर्ष की उम्र पूरा करने वाले व्यक्ति को वयस्क पहले माना जाता था। लेकिन आगे चल करके क्या किया जा रहा है, यहाँ देखिएगा लिखा होगा, मैं 61वां संविधान संशोधन हुआ, जो कई बार ये भी पूछता रहता है। इस 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था 1989 में, इसके द्वारा क्या किया गया, 21 वर्ष से उम्र को घटा करके 18 वर्ष के आयु के लोगों को कहा गया कि यही लोग वयस्क होंगे। यानी आज वयस्क किस उम्र के लोग होते हैं, तो कहिएगा 18 वर्ष के लोगों को वयस्क माना जाता है। ये प्रावधान कब लाया गया, 61वां संविधान संशोधन से। कब हुआ था, 1989 में हुआ था। और यही 1989 में वयस्क जो व्यक्ति को 18 वर्ष के व्यक्ति को वयस्क मान लिया गया, यही वयस्क व्यक्ति लोकसभा का जो चुनाव होता है उसमें वोट डालने के लिए जाते हैं। यानी कि आप सुनते होंगे गाँव में एमपी का जो चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जिसको गाँव की बोलचाल के भाषा हम लोग कहते हैं, सांसदीय चुनाव आ गया है। आज बहुत सारे लोग ये जानते हैं कि प्रधानमंत्री का चुनाव होने जा रहा है, जो लोग उतना नहीं समझ पाते हैं। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो लोग जिलाओं को क्या किया जाता है, जिलाओं को क्या किया गया, लोकसभा क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसे डिवाइड कर दिया गया है। और हर लोकसभा क्षेत्र से एक व्यक्ति को चुन चुन करके भेजा जाता है, और वो लोकसभा में जा करके बैठते हैं। और लोकसभा में जो जाके बैठ रहे हैं, इन्हीं सदस्यों में से एक सदस्य जो होता है, एक सांसद जो होता है, जो बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी दल का आदमी होता है, उसी को क्या किया जाता है, सारे सदस्यों का प्रधान व्यक्ति बनाया जाता है, यानी प्रधानमंत्री कहलाता हो। तो इसका जो चुनाव होता है वयस्क मताधिकार के आधार पे, याद रखिएगा, गुप्त मतदान होता है। गुप्त मतदान मतलब छिपा के इसको किया जाता है, खुलेआम नहीं किया जाएगा, भैया हम इनको वोट दे रहे हैं या इनको दे रहे हैं, ऐसा नहीं, गुप्त रूप से मतदान किया जाता है। वोट अगर आप डाले होंगे, वैसे आप लोग इसे स्टेज तक पहुंच गए तो कई बार तो वोट तो एक आध दो बार आप लोग दे ही चुके होंगे। आगे हम लोग देखते हैं इसकी अवधि कितना है, लोकसभा की अवधि मतलब लोकसभा कितना समय तक रहता है। तो इसके पहले वाली क्लास जब राज्यसभा में पढ़ाया था तो आपको बताया था उसका अनलिमिटेड टाइम रखा गया है, लेकिन इसका लिमिटेड टाइम रखा गया है। इसकी जो कार्यकाल होती है लोकसभा की, वो सामान्यतः 5 साल के लिए की गई है। सामान्यतः 5 साल के लिए होगी, यानी एक बार चुनाव होगा तो सामान्यतः वो 5 वर्ष के लिए रह सकता है, उससे ज्यादा नहीं। फिर दोबारा चुनाव कराए जाने का प्रावधान किया गया है। लेकिन 5 वर्ष से पहले बहुत सारी परिस्थितियों को ध्यान में रख करके लोकसभा को विघटित किया जा सकता है। इस बात को मैं आपको अपने डिटेल की बात क्लास में पूरी बातों को समझाऊंगा। बस ये समझें कि राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो लोकसभा को विघटित कर सकता है, लोकसभा को भंग कर सकता है। तो भंग कर देगा अगर राष्ट्रपति, तो 5 साल के पहले भी लोकसभा का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। अगर लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष पूर्व समाप्त हो जाता है तो चुनाव जो होती है उस चुनाव को एक रूप से जैसे मध्यावधि चुनाव के नाम से जाना जाता है। हमारे देश में याद रखिएगा चुनाव 3 तरह से होते हैं, जरा एक बात याद रखिएगा। एक तो होता है मुख्य चुनाव होता है, एक मुख्य चुनाव होता है, एक मुख्य चुनाव। दूसरा जो होता है वो मध्यावधि चुनाव होता है, मध्यावधि चुनाव होता है। और एक जो होता है उसको उप चुनाव कहते हैं। 3 तरह से हमारे देश में चुनाव होता है, 3 तरह से। मुख्य चुनाव होगा तो 5 वर्ष के लिए, जिसका टाइम जितना रहता है उतने साल के लिए होगा। लेकिन मान के चलिए गलती से वो बीच में ही अगर भंग कर दिया जा रहा है तो जितना समय बचा रहता है उतने समय के लिए दोबारा चुनाव करके नई सरकार का गठन किया जाता है, तो उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। उसको मध्यावधि चुनाव कहते हैं। जैसे मान लीजिए 5 साल कार्यकाल है, 2 साल बाद भंग हो गया, 3 साल बच गया, 3 साल के लिए नई एक सरकार का गठन किया जाएगा, वो मध्यावधि चुनाव बोला जाएगा, उसको मध्यावधि चुनाव। और मान लीजिए कोई संसद सदस्य या कोई सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर उस सीट से किसी कारणवश इस्तीफा दे रहा है या उसको हटा दिया जा रहा है या वो एक्सपायर कर जा रहा है या कोई भी घटना घटित हो रहा है जिसकी वजह से उसकी सीट खाली हो जा रही है। जैसे मान लीजिए लोकसभा का कोई सांसद है, वो सांसद जिस संसदीय क्षेत्र से लड़े थे उनके ऊपर कोई गलती की है, संविधान का अवैतनिक दुरुपयोग की, उनको हटा दिया गया, चाहे वो एक्सपायर कर गए चाहे कोई और घटना घटित हुआ, तो उनके हट जाने के बाद जितना समय, मान लीजिए 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल है,
चुन करके वो गए हैं 5 साल के लिए, लेकिन 5 साल से पहले ही 2 साल रहे, किसी गलती की वजह से उनको क्या किया जा रहा है, हटा दिया जा रहा है, चाहे वो एक्सपायर कर गए, तो उनका जो 3 साल बचा उस 3 साल के लिए नया वहां से आदमी को चुन के भेजा जाएगा, वहां चुनाव कराया जाएगा, 3 साल के लिए वो आदमी चुन के जाएगा, 3 साल बचे हुए कार्यकाल के लिए वो जाके कार्यभार संभालेगा। तो जो चुनाव करके भेजा जा रहा है उसी को कहा जाता है उपचुनाव। यानी कि किसी सदस्य की अगर मृत्यु हो जाती है या किसी कारणवश वो गद्दी छोड़ देता है तो उसकी गद्दी की स्पेशल चुनाव कराई जाती है, उसको उपचुनाव कहा जाता है। तो 3 तरह की ये चुनाव प्रणाली हमारे भारत देश में चल रही है। तो अवधि देखा जाएगा तो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है इसका कार्यकाल। कार्यकाल से पूर्व हमने लिखा है राष्ट्रपति जो होता है इसको भंग कर सकता है, अगर मान लीजिए लोकसभा चल रहा है और लोकसभा कार्यकाल के दौरान ही देश में इमरजेंसी लग गई, देश में आपातकाल लग गया, तो आपातकाल अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग रहा है तो आपातकाल के दौरान क्या किया जाएगा, लोकसभा की जो अवधि होगी याद रखिएगा वो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जाएगी, ये डाटा याद रखिएगा। और उद्घोषणा अगर आपातकाल की समाप्ति हो रही है तो समाप्त होने से उद्घोषणा की समाप्ति के बाद जो लोकसभा का कार्यकाल होगा वो 6 माह से ज्यादा की अवधि तक नहीं बढ़ेगा। ये इसके पीछे एक बहुत ही लाजवाब कहानी है, मैं आपको बताया था जब अपनी डिटेल वाली क्लास लेकर आऊंगा तो वहां मैं सारे मुद्दों पे आपसे एक मुद्दों पे चर्चा करूंगा, आप भी कहेंगे क्या कमाल की चीजें कंसेप्ट क्लियर हो रही हैं। अभी मेरा इंटेंशन है बस एक लाइनर, इसीलिए मैं पहले ही आपको बोल दिया मुझे जल्दी जल्दी टेट के एग्जाम को और 1 दिवसीय का एग्जाम उनकी सिलेबस को पूरा करना है और आप लोगों का सहयोग रहेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़े हमसे, ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब लाइक वीडियो को करते चलें ताकि मेरी मनोबल बढ़ेगी तो और तेजी के साथ मैं काम करता चलूंगा। आगे हम लोग देखते हैं उद्घोषणा, आगे हम लोग देखते हैं जो सदस्य लोकसभा होते हैं उनकी योग्यता क्या निर्धारित की गई है। तो योग्यता में आपको बस एक चीज मुख्य रूप से याद करना है, योग्यता का मतलब हुआ कि उसके अंदर काबिलियत क्या, कौन ऐसा व्यक्ति है जो लोकसभा का सदस्य बन सकता है, उसके अंदर क्या खासियत चीज होनी चाहिए। तो कोई बहुत बड़ी खासियत नहीं है, कोई बहुत नहीं है, मैं ऐसा नहीं है कि एमए बीए बीएससी बीटेक बीकॉम एमकॉम करके ना, ऐसा कुछ नहीं है। कोई हो ऐसे, कोई हो फकीरों की तरह घूमने वाला आदमी भी बन सकता है, बस उसके लिए शर्त है कि वो भारत देश का नागरिक है। भाई भारत का तो सब कोई है, तो भारत का नागरिक होना कोई बहुत बड़ी योग्यता की बात, मतलब बहुत मेहनत करके तो नहीं होना है। कोई व्यक्ति अगर जिम्मेदार नागरिक है, देश का अच्छा चरित्र का व्यक्ति, उसका लड़का पैदा हुआ तो नागरिक तो बन ही गया, उसको बिना मेहनत किए। तो भारत का नागरिक को कहा गया 25 वर्ष की आयु पूरा किया हो, अरे पैदा हुआ बड़ा तो ही करेगा, 25 साल उसका उम्र हो जाना चाहिए। इसके बाद की मैं बात नहीं लिखा हूँ, पागल ना हो, दिवालिया ना हो, ऐसा करके बातें हैं, यानी कि मेंटली डिस्टर्बेंस ना हो। दिवालिया मतलब ये होता है कि सरकार के किसी संपत्ति वगैरह को लूटा ना हो, लुटेरा मॉडल ना हो, सरकार के खजाने उजाने को ना लूटा हो, यानी कि वो फरार टाइप का आदमी ना हो, उसको दिवालिया कहा जाता है। तो दिवालिया ना हो सरकार के नजर में, और सरकार के चाहे भारत सरकार हो चाहे राज्य सरकार उसके अधीन किसी लाभ के पद पे ना हो, मतलब कोई नौकरी वगैरह ना करता हो सरकारी, ऐसे जो लोग हैं उनको कहा गया वो लोग लोकसभा के सदस्य बन सकते हैं। यही योग्यता है। तो बता दीजिएगा कमेंट कर करके कि कौन सा व्यक्ति कौन सा इस योग्यता में इतनी पहाड़ वाली बात है, इसको तो लगभग हर कोई पूरा कर सकता है। अगर आपको आईएएस बनना है तो कब आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, एक कंपटीशन में प्रीलिम्स मेंस वाइवा फाइनल कट ऑफ के बाद आप जाएंगे ट्रेनिंग पीरियड से, तब जाके आप कहीं गद्दी को लेंगे। इतनी लंबी प्रोसेस चलने के बाद, और ये लोगों का कितनी लंबी प्रोसेस है आप खुद देखते चलिएगा। आगे देखते हैं हम लोग अधिवेशन से संबंधित मुद्दों पर। अधिवेशन जो है लोकसभा का 1 साल में कहा गया कम से कम 2 बार तो बैठक होनी ही चाहिए, अधिवेशन होनी ही चाहिए, लेकिन दोनों अधिवेशनों के बीच कहा गया 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, यानी पहले अधिवेशन की अंतिम तिथि और दूसरे अधिवेशन की शुरुआती तिथि के बीच 6 माह से ज्यादा का अंतराल नहीं होना चाहिए। और यदि ऐसा होता है तो राष्ट्रपति के पास इतनी पावर है, लोकसभा को इस परिस्थिति में भी भंग करने की ताकत रखता है। इतनी बातों को तो आप यहाँ से याद रखिएगा। अब हम आपको बताने चल रहे हैं लोकसभा के पदाधिकारी कौन है। तो हम जब अपनी डिटेल वाली क्लास में लाएंगे तो पूरा फिगर बना के आपको 1 नंबर सेटिस्फाई करेंगे बता के। यहाँ एक लाइन में आपको हम बस ये बता देंगे, अध्यक्ष के बारे में कुछ बातें बता देंगे आपको, अध्यक्ष से संबंधित, एक अध्यक्ष होते हैं, एक उपाध्यक्ष से संबंधित कुछ बातें आपको बता दूंगा जो एग्जाम में 1 लाइनर पूछे जाते हैं। फिर 1 मिनट देख लिया जाएगा एक शब्द में प्रोटेम स्पीकर क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा देख लिया जाएगा।
और एक राष्ट्रपति द्वारा बनाया गया 6 सदस्यों की पैनल होती है वरिष्ठ, इसको जरा देख लिया जाएगा, जहां से सवाल अक्सर आते रहते हैं। तो इन मुद्दों पे चलता हूं मैं आपसे करने बातचीत। इतनी बातों का आप चाहें तो ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। तो देखते हैं हम लोग अध्यक्ष से संबंधित बातों को। लोकसभा के अध्यक्ष से संबंधित अगर बातों को देखा जाए तो लोकसभा अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो सदन के सदस्यों को द्वारा ही किया जाता है, यानी कि सदन के जो सदस्य होते हैं वही अपने बीच से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित करते हैं। जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो सदन का प्रमुख पदाधिकारी के रूप में होता है, लोकसभा का प्रमुख पदाधिकारी कहलाता है। और देखा जाए तो लोकसभा की जितनी सारी कार्यवाहियां होती हैं उन सारे कार्यवाहियों का संचालन करने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष के पास होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपने कार्यवाही संचालन के तहत वो किससे क्या पूछना चाहिए, कौन सवाल पूछ सकता है, कौन नहीं पूछ सकता है, सदन की मर्यादा को बनाए रखने के लिए हर तरह से जब तक आप संसद लोकसभा में रहेंगे तब तक उस लोकसभा का सबसे प्रमुख पदाधिकारी वही होता है, चाहे आप पीएम ही क्यों ना हो। अगर आप भी जाएंगे तो आपको लोकसभा के सदस्य की बातों को और उसके द्वारा बनाए गए नियमों को, संवैधानिक नियमों का पालन करना पड़ेगा, क्योंकि आपसे भी वो वरीयता क्रम में बड़ा रहेगा। और अगर कोई व्यक्ति लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन नहीं करता है या लोकसभा की मर्यादा का उल्लंघन करता है तो ऐसे व्यक्ति को लोकसभा अध्यक्ष सजा भी दे सकता है। न्यायपालिका भी उस समय वहां हस्तक्षेप करने के लिए नहीं जा सकती है। और भारत के इतिहास में आप देख भी सकते हैं, इंद्रदेव गुजराल जब पीएम थे या इंदिरा गांधी जी जब पीएम थे तो इन लोगों को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा तिहाड़ जेल तक का दौरा करा दिया गया। यानी कि कुल मिलाजुला के अगर सदन के मर्यादा का आप उल्लंघन करते हैं तो निसंदेह लोकसभा अध्यक्ष अपने पावर का इस्तेमाल कर सकता है। इतनी ताकत होती है लोकसभा अध्यक्ष का और वो अपने कार्यवाहियों का संचालन करता है। लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। संयुक्त अधिवेशन मैंने बताया था और मैं अपने डिटेल की क्लास में पूरा पैनली बताऊंगा। अभी मैंने यही बताया था आपसे कि कोई भी अगर साधारण विधेयक है लोकसभा द्वारा पारित करके अगर राज्यसभा के पास भेजी जा रही है और राज्यसभा उस पर मंजूरी नहीं दे रही है तो अधिक से अधिक राज्यसभा उसे 6 माह तक अपने पास रोक सकती है। 6 माह के बाद ऐसा समझा जाएगा कि लोकसभा द्वारा पारित किया गया साधारण विधेयक राज्यसभा द्वारा मंजूरी न देने का वजह है कि दोनों सदन के बीच गतिरोध उत्पन्न हो गया है। जो गतिरोध उत्पन्न हुआ उसको दूर करने के लिए दोनों सदनों की संयुक्त बैठक करवाता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन करवाता है और उस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो करता है वही लोकसभा अध्यक्ष करता है। और एक कदम और आगे बढ़ के जान लीजिएगा, अगर संयुक्त अधिवेशन में दोनों अगर लोकसभा और राज्यसभा दोनों मान जाते हैं तो साधारण विधेयक द्वारा पारित करके उस बिल को क्या किया जाता है, कानून का रूप देने के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है। तो याद रखिए वहाँ साधारण विधेयक से संशोधन होता है, ये बात वहाँ याद रखिएगा। भी कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं। कोई भी विधेयक घन विधेयक है या नहीं, कोई विधेयक यहाँ लिख दिया मैं, थोड़ा यहाँ एक काम आप जोड़ लीजिएगा, कोई यहाँ पे लिख लीजिएगा वित्त विधेयक घन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 110 के तहत लोकसभा अध्यक्ष करता है। ये वित्त विधेयक क्या होता है, धन विधेयक क्या होता है, अभी आप वनडे एग्जाम के लिए इतनी बात जानिए, मैं सारी बातों पे आपसे चर्चा करूंगा। लोकसभा अध्यक्ष जो होता है उसके चुनाव की तारीख राष्ट्रपति के द्वारा तय किया जाता है। तथ्य एकदम है, इसको याद रखिएगा। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक वोट देने का अधिकार है। निर्णायक वोट देने का अधिकार, मान लीजिए लोकसभा में किसी बात को लेकर के अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है और वोटिंग होने लगा तो उस वोटिंग में अगर मान लीजिए 50 आदमी कुछ कह रहे हैं, 50 आदमी हाँ कह रहे हैं, 50 आदमी ना कह रहे हैं, दोनों बराबर हो गया। ऐसी परिस्थिति में निर्णायक वोट देने का अधिकार लोकसभा अध्यक्ष को दिया गया। अब लोकसभा अध्यक्ष हाँ के तरफ कह रहा है कि ना के तरफ कर रहा है, जो कहेगा वही मान लिया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक वोट देने के लिए अपने विरुद्ध निर्णायक वोट वो नहीं दे सकता है, लेकिन अपने विरुद्ध लगे हुए आरोप में वो वोट डालने का अधिकार रखता है, लेकिन निर्णायक वोट नहीं देता है। मेरा कहने का बस ये तात्पर्य है कि मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया है, उसको हटाया जा रहा है और चुनाव हुआ कि लोकसभा अध्यक्ष अच्छा है कि बुरा है, 50 आदमी कह रहे हैं अच्छा है, 50 आदमी कह रहे हैं बुरा है, तो जो 50-50 अच्छा बुरा का दिया उसमें लोकसभा अध्यक्ष को निर्णायक वोट डालने के लिए नहीं बुलाया जाएगा।
उसमें उसका अधिकार नहीं होगा। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाया जा रहा है, उसके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया है, तो वो जा करके अपने पक्ष में वोट डाल सकता है कि मैं सही हूँ। ये वोट डालने का उसको अधिकार है, लेकिन निर्णायक वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। पहला लोकसभा अध्यक्ष जो थे गणेश वासुदेव मावलंकर थे, याद रखिएगा नाम इनका। ये ऐसे लोकसभा अध्यक्ष थे, पहले ही थे, लेकिन सबसे पहले इनके ऊपर अविश्वास प्रस्ताव ला दिया गया था 1954 में, और इसके बाद 2-3 लोगों के पास आया है अविश्वास प्रस्ताव, लेकिन किसी का पारित नहीं हुआ। ये याद रखिएगा, किसी का भी पारित नहीं हुआ। पहला जो 80 महिला लोकसभा अध्यक्ष के रूप में दिखाई देती है वो मीरा कुमार, इनका भी नाम आप याद रखिएगा। तो अध्यक्ष से संबंधित आप इतनी बातों को याद रखिएगा। पूरा मैं आपका वन लाइनर क्लास जो पॉलिटिकल ले रहा हूँ, अभी लोकसभा लिया चाहे राज्यसभा चाहे जो भी लिया हूँ, दिल से कह रहा हूँ कि आप ऐसा क्लास आप इतना नियमित रूप से, इतनी क्रमबद्ध रूप से जो मास्टर पढ़ा दिया होगा, कमेंट करके बता दीजिएगा। इतनी क्रमबद्ध नहीं, भले डिजिटल बोर्ड रहता है, हवाबाजी ठोकते रहते हैं सब, इधर की उधर, उधर की उधर, उधर की उधर बातें ले लेके खूब चिल्लाते रहते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग, और बहुत लोग अच्छा भी काम करते रहते हैं, हमें नहीं करें सब बेकार है लोग। तो उन इस जो क्लास आपको दिखाई दे रहा है, 1000 गुना नहीं, अनगिनत गुना आपके लिए है लाभदायक, और पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग है, और पूरा क्रमबद्ध है कैसे आपको पढ़ना चाहिए। यकीन हो तो आप प्रीवियस ईयर पेपर सामने रख के देखिएगा अभी मेरे पूरे लोकसभा टॉपिक को पढ़ने के बाद। आगे देखते हैं उपाध्यक्ष से संबंधित बातों को। तो उपाध्यक्ष जो होता है सदन के सदस्य के द्वारा इसको भी चुना जाता है। उपाध्यक्ष जो होता है अध्यक्ष की अनुपस्थिति में कर्तव्यों का निर्वहन करता। मान लीजिए अध्यक्ष कहीं चला गया या एक्सपायर कर गया या उसको गद्दी से हटा दिया गया, तो ऐसी परिस्थिति में उपाध्यक्ष क्या करेगा, अध्यक्ष की कार्यकाल को संभाल लेता। और पहला लोकसभा उपाध्यक्ष के रूप में जो थे वो अनंत सैनम आयंगर थे। अब कुछ बातें हम लोग देखते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों में ताल्लुकात मिलाते रहते हैं। जैसे दोनों, यहाँ दोनों लिखा हूं, मतलब अध्यक्ष की भी बात करो उपाध्यक्ष की भी बात करो, दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देते हैं। इसका मतलब हुआ अध्यक्ष को त्याग पत्र देना होगा तो उपाध्यक्ष को देगा, उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देना होगा तो अध्यक्ष को देगा। यानी लोकसभा अध्यक्ष किसको त्याग पत्र देगा, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष किसको देगा, अध्यक्ष को देगा। तो दोनों एक दूसरे को त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं। दोनों सदन सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर के समक्ष शपथ लेते हैं, लेकिन सदस्य के रूप में कहीं लिखा हुआ है सदस्य के रूप में, यहाँ देखिएगा। दोनों अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेता, न ही उपाध्यक्ष के रूप में। वो लोकसभा के सदस्य के रूप में प्रोटेम स्पीकर के समक्ष, ये क्या होते हैं प्रोटेम स्पीकर, अभी इनके बारे में भी देख लिया है। दोनों को 14 दिन की पूर्व सूचना पे संपूर्ण सदस्यों की बहुमत के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इसका मतलब अगर ये अपने गद्दी पे बैठ करके संविधान का अतिक्रमण कर रहे हैं, संवैधानिक गतिरोध उत्पन्न कर रहे हैं, तो सदन के द्वारा इनको संपूर्ण सदस्यों के बहुमत ला करके इनको चुपचाप गद्दी से हटा दिया जाए। और दोनों अगर मान लीजिए लोकसभा सदस्य, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हैं और सदन की कार्यवाही चल रही है, तो अध्यक्षता कौन करेगा। अध्यक्ष मान लीजिए नहीं है, कहीं चला गया, उपाध्यक्ष मान लीजिए करप्शन किया था, उसको हटा दिया गया, तो न तो अध्यक्ष न तो उपाध्यक्ष, और सदन की अध्यक्षता कौन करेगा। तो राष्ट्रपति क्या करता है, उसी में से लोकसभा में से 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया गया था। 6 सदस्यों का एक पैनल बनाया रहता है। ये पैनल जो होता है वरिष्ठ सदस्यता के आधार पर होते हैं कि सबसे ज्यादा चुनाव कौन लड़के आया। और कहीं 2 आदमी अगर मिल जाते हैं बराबर चुनाव 2 बार मान लीजिए लड़के चले गए, तो उन दोनों लोगों में देखा जाता है कि उम्र सबसे ज्यादा क्या है, इस तरह से वरीयता निकाला जाता है। तो इसमें 6 लोगों को बना के रखा रहेगा, और 6 लोगों को इसी 6 में से जो सबसे वरिष्ठ सदस्य होंगे, उसी सबसे वरिष्ठ सदस्य को, किसी सदस्य को क्या किया जाएगा, सदस्य बना दिया जाएगा। यानी कि अध्यक्ष भी नहीं है, उपाध्यक्ष भी नहीं है, तो सदन की सदस्यता को, अध्यक्षता कौन करेगा, तो कहिएगा राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए 6 सदस्यों के वरिष्ठ पैनलों में से कोई भी पीठासीन हो सकता है, ऐसा प्रावधान किया गया। फिर आगे हम लोग देखते हैं प्रोटेम स्पीकर के बारे में एक लाइन देख लीजिएगा। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति किसको प्रोटेम स्पीकर बनाएगा भैया, लोकसभा के सदस्य में से किसी वरिष्ठ व्यक्ति को प्रोटेम स्पीकर बना दिया जाता है। अध्यक्ष जो होते हैं, और अध्यक्ष के निर्वाचन के पूर्व अगर देखा जाए, सदन की अध्यक्षता कौन करता। मान लीजिए लोकसभा अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ, तो प्रोटेम स्पीकर को राष्ट्रपति बैठा देता, यही सदन की अध्यक्षता करता है। कब तक, जब तक अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाएगा तब तक। और अध्यक्ष चुन के आ गए, उपाध्यक्ष चुन के आ गए, या नवनिर्वाचित कोनो सदस्य चुन के आ गए, इन सारे लोगों को शपथ दिलवाने का काम भी प्रोटेम स्पीकर करता है। इतनी सारी बातें तो आपको पदाधिकारी से, तो मैंने आपको 2 फेज में बता दिया। अभी लोकसभा का एक फेज और बचा है, उसको मैं चल रहा हूँ। इतनी बातों का लीजिए स्क्रीनशॉट,
और मैं बताता हूँ लोकसभा से संबंधित, ये तो रहा पदाधिकारी। अब मैं बताता हूँ कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली जो लोकसभा से संबंधित है। अगला हम लोग देखते हैं महत्वपूर्ण शब्दावली में लोकसभा से संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे क्या क्या हम लोगों को एग्जाम के नजर से याद करना है। तो हमने पहले लिखा है सदन की कार्रवाई के 40 दिन पूर्व इस डाटा को याद रखिएगा तथा 40 दिन बाद इस डाटा को याद रखिएगा। दीवानी मामलों में किसी सदस्य को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, यानी कि दीवानी मामले हैं, खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक जैसे मुद्दे हैं, अगर इस पे किसी सदस्य को अगर आप खिलाफ अगर कंप्लेन करते हैं तो अदालत किसी भी पुलिस अधिकारी के द्वारा उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है इन मुद्दों पे। कब तक? अगर सदन की अधिवेशन चल रही है और नोटिस जारी हो चुका है उसके 40 दिन पहले और उसके 40 दिन बाद, यानी अधिवेशन के 40 दिन, समाप्ति के 40 दिन बाद और शुरुआती के 40 दिन पहले किसी भी सदस्य को आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको संविधान के अनुच्छेद 105 के तहत संसद के विशेषाधिकार अधिकारों में से अधिकार दिया गया है और उस व्यक्ति को गिरफ्तार, लेकिन याद रखिएगा केवल दीवानी मामलों में। अगर फौजदारी मामला होगा, मार काट, गोली बारूद इत्यादि का प्रयोग किए होंगे, हिंसा का सहारा लिए होंगे, ऐसे मुद्दों की बात यहाँ नहीं की गई है। यहाँ केवल दीवानी बात की गई है। दीवानी खेती बाड़ी, जमीन जायदाद, विवाह, तलाक ऐसे मुद्दों से संबंधित होगा तब। अगली हम लोग बात देखते हैं संसदीय चुनाव में। ये सब डाटा याद रखिएगा। 6 मत न प्राप्त करने वाले व्यक्ति की यहाँ में लिखा होगा जमानत राशि जब्त हो जाती है। यानी कि चुनाव हुआ, लोग सांसद का चुनाव लड़ने के लिए तो उठे, अगर मान लीजिए किसी पार्टी का 1/6 मत वो प्राप्त नहीं हो रहा है या किसी सदस्य का संसदीय चुनाव में अगर कोई लड़ रहा है 1/6 मत प्राप्त नहीं कर पा रहा है सदस्य कोई, तो कुल वोट का 1/6 वोट याद रखिएगा। कुल जितना वोट पड़ा उसका 1/6 नहीं पा रहा है तो जो जमानत राशि दिया रहता है, यानी जो पैसा जमा किया गया रहता है चुनाव लड़ने के लिए, उस पैसे को सरकार के खजाना में डाल दिया जाएगा, उस व्यक्ति को रिटर्न नहीं किया जाता। यही इसका मतलब हुआ। तो ये डाटा याद रखिएगा। फिर लोकसभा बैठक के लिए कुल सदस्य संख्या का राज्यसभा में मैंने बताया था 1/10, तो लोकसभा में भी 1/10, विधानसभा में भी 1/10, विधान परिषद में भी 1/10, सब याद रखिएगा। सदन अधिवेशन के दौरान यदि कोई सदस्य बिना सूचना दिए, यही बात हमने राज्यसभा में भी बताया था, 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो सदन क्या कर सकती है, उसके पद को रिक्त घोषित कर सकती है। यही बात हमने राज्यसभा में भी बताया था। अगर 60 दिन बिना बताए कोई नहीं आ रहे हैं तो राज्यसभा उनको रिक्त घोषित कर सकती है। धन विधेयक जो होता है, धन विधेयक है, साधारण विधेयक है, संविधान संशोधन विधेयक है, ऐसे कई तरह से विधेयक हमारे यहाँ पेश किए जाते हैं। जो धन विधेयक है, धन विधेयक क्या होता है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है, साधारण विधेयक क्या होता है, वित्त विधेयक कैसे धन विधेयक का स्वरूप लेता है, इन सारी मुद्दों पर मैं अपनी डिटेल की क्लास में बातचीत करूंगा। निश्चिंत रहिएगा, मैं सारी क्लास के साथ आप लोगों के बीच आने वाला हूँ। धन विधेयक पे लोकसभा का अंतिम अधिकार होता है। अंतिम अधिकार मतलब ये हुआ कि जो राज्यसभा होता है, ये राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन अपने पास रख पाता है। 14 दिन के बाद लोकसभा कहेगा भैया तुम मानो या ना मानो, हमसे क्या करना है, मैं जिस रूप में धन विधेयक तुमको दिया था उस रूप में मान लिया और सीधे राष्ट्रपति के पास भेज देता। राष्ट्रपति भी यहाँ अपने वीटो पावर लगाने के लिए मजबूर रहते हैं, नहीं लगा सकते, ना तो पूर्ण वीटो लगा सकते हैं, ना ही निलंबनकारी वीटो लगा सकते हैं, ना ही जेबी वीटो लगा सकते हैं। इसलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि राष्ट्रपति के कहने पे ही वित्त विधेयक के रूप में ये धन विधेयक जाता है, जिसको लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 110 के तहत बताता है कि वित्त विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। इसलिए राष्ट्रपति के कहने पे ये पेश होता है, तो राष्ट्रपति को मंजूरी देने से मना करने की तो कोई सवाल नहीं उठ सकती है। अगली बात देखते हैं हम लोग साधारण विधेयक। जो साधारण विधेयक पे राज्यसभा 6 माह का अधिकार रखता है, लेकिन याद रखिएगा अगर राज्यसभा लोकसभा के बनाए गए साधारण विधेयक के कानून में गतिरोध हो जाता है, नफरत हो जाता है, तो ऐसे गतिरोध की स्थिति में क्या होती है, संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया। मैं इस बात को बता चुका हूँ, अनुच्छेद 108 आपको बता चुका हूँ। अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान दिया गया। जब किसी साधारण विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा की सहमति नहीं होती है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं रहता है तो लोकसभा उपाध्यक्ष करता है, और लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं रहता है तब संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता राज्यसभा का उपाध्यक्ष करता है। इतनी बातों को तो आप बिल्कुल याद रखिएगा। जो संयुक्त अधिवेशन चलता है, इस संयुक्त अधिवेशन में अगर दोनों लोकसभा राज्यसभा मान जाते हैं तो साधारण विधेयक पारित करके पेश करके क्या किया जाता है, बिल पे मंजूरी देके कानून बना दिया जाता है। अगर नहीं दोनों मानते हैं तो उसको डस्टबिन में डाल दिया जाता है
और डस्टबिन में 3 तरह की बातों को अभी तक डाला गया है। जब संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान बैठा था तो न तो लोकसभा मानने को तैयार था, न तो राज्यसभा की बातों को, राज्यसभा तो मान नहीं रहा था। राज्यसभा के जो प्रस्ताव थे लोकसभा की सहमति नहीं बनती थी, लोकसभा की बातों पे राज्यसभा की नहीं बनती थी। मसला फंस गया और कानून ऐसे धरे के धरे रह गया। विधेयक 1965 में दहेज निषेध अधिनियम लाया गया था। दहेज नहीं लेना चाहिए, इस पे कानून बनने की बात आई। तो 1978 में बैंकिंग सेवा भी आयोग अधिनियम लाया गया था, इसमें कई तरह की बातें थी। और 2002 में पोटा एक्ट आया गया था, आतंकवाद विरोधी अधिनियम लेकर के आ गया था। इन सारे मुद्दों पे संयुक्त अधिवेशन जैसे प्रावधान देखे गए हैं। हम लोग अभी जितनी बातें पढ़े, हमें नहीं लग रहा लोकसभा से एक लाइन के परीक्षा में पूछे जाने वाले सवाल इससे भी ज्यादा कुछ होते होंगे। और हो सकता है 1-2-4 बातें इधर उधर कोई छूट गई होंगी, क्योंकि दिमागी मर्यादा होती ही है। लेकिन मैं जहां तक जानता हूं आप लोगों के लिए 99.99% आपके एग्जाम के लिए लाभदायक चीज मैं दिया हूँ। टोटल कोई भी इधर उधर की फर्जीवाड़ा बातें नहीं, फेंकने वाली बातें क्लास में चले। टोटल मुद्दों की बातों पे मैं डिस्कशन किया हूँ और मैं आशा भी करता हूँ कि आपके एक दिवसीय एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा, ऐसा आप खुद महसूस करेंगे। आप लोगों से मेरा यही कहना होगा कि अगर आप लोग मेरे चैनल से नए जुड़े होंगे तो आप लोगों से गुजारिश है मेरा कि ज्यादा से ज्यादा भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, वीडियो सब करते चलिए, क्योंकि आप ही लोगों की आशाओं पे मैं खड़ा हूं और आप ही लोगों की आशाओं पे अपनी उम्मीद की बुनियादी को बना करके निरंतर प्रयास करता चल रहा हूं। तो कोशिश करिए कि आप लोग हमारी उम्मीद की बनाई हुई बुनियादी पे निरंतरता में कमी मत लाने दीजिएगा, ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है। तो निसंदेह आप लोग हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते चलें ज्यादा से ज्यादा। और मैं अपनी विधिवत जो क्लास लेके आता हूँ जिसमें मैं यूपीएससी प्रीलिम्स तक की बातों को बताता हूँ सारी पूरी गहनता के साथ, उस क्लास को भी मैं कंटिन्यू करने वाला हूँ। तो बहुत जल्द मैं उसके साथ भी आने वाला हूँ। बाकी प्लेलिस्ट में तो वीडियो भरी ही है जितनी सारी, उसको आप खुद खोल के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कि आपके वन लाइनर एग्जाम से लेकर के यूपीएससी प्रीलिम्स तक की सारी मुद्दों पे मैंने बातचीत किया। तो इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ और मिलता हूँ अपनी अगली एपिसोड में वन लाइनर ही सवालों के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ मैं आपसे इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।